एंड्रोमेडा कैंसर हॉस्पिटल के यूट्यूब चैनल पे आपका दोबारा स्वागत मैं करती हूँ। इस चैनल पे हम कैंसर से रिलेटेड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं। मैं डॉक्टर वैशाली जामरे हूँ। मैं इस हॉस्पिटल में सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ और आज मेरे साथ मेरे कोलीग है डॉक्टर अरुण कुमार गोयल सर, जो मेरे साथ ओबेसिटी और कैंसर के रिस्क के बारे में डिस्कस करेंगे। सर मैं ये पूछना चाहूँगी कि हम आज न्यूज़पेपर में इवन पब्लिकेशंस में ये देख रहे हैं कि ओबेसिटी का प्रमाण एक तो पूरे दुनिया में बढ़ रहा है एंड ओबेसिटी इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स फॉर मेनी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स। सो ये ओबेसिटी या मोटापा जिसको हम कहते हैं वो क्या है और उसको आप डिफाइन कैसे करते हो? तो डॉक्टर वैशाली, न्यूट्रिशन आई थिंक हम लोगों के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। आज से मे बी 100 years बैक जो सोसाइटी में न्यूट्रिशन में एक प्रॉब्लम थी, दैट वाज अंडर न्यूट्रिशन, यानी सफिशिएंट कैलोरीज या फूड की सप्लाई नहीं होती थी। अब हम दूसरे एक्सट्रीम की तरफ जा रहे हैं, जब लार्ज परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन में फूड सप्लाई अच्छी है और थोड़ा एक्सेसिव है। तो कुछ सप्लाई इम्प्रूव होने से और कुछ हमारे हैबिट्स और लाइफस्टाइल चेंज होने से लोगों में कैलोरी कंजम्पशन, फूड कंजम्पशन बढ़ गया है। तो इसके लिए पहले तो ये कि हम ओबेसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं। तो हमारा जो वेट है, वेट को एक प्रोपोर्शन में डिफाइन करने के लिए जो टर्म यूज़ होती है उसे हम लोग बोलते हैं BMI या बॉडी मास इंडेक्स। तो बॉडी मास इंडेक्स एक सिंपल कैलकुलेशन है जिसमें हमारा वेट किसी भी इंडिविजुअल का लेते हैं किलोग्राम्स में और उनकी हाइट लेते हैं मीटर्स में। राइट। तो ये जो बॉडी मास इंडेक्स है, दिस इज वेट इन किलोग्राम्स और हाइट को स्क्वायर करके, तो इट इज किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। ओके। तो ये जो BMI है उसके कई ग्रेडेशंस भी होंगे, कोई कैटेगरीज भी है? हाँ, डेफिनेटली हम लोग मानते हैं कि ऑन ए नॉर्मल BMI जो है वो रेंज रफली 18 से 23 के करीब हम लोग एक एवरेज में मान के चलते हैं। बट अगर BMI 25 से ऊपर है तो हम उसको मानते हैं कि वो वेट नॉर्मल रेंज से ज़्यादा है। तो उसके जो कैटेगराइजेशंस हैं, अगर BMI 25 से ऊपर और 30 तक है तो उसे हम लोग बोलते हैं ओवरवेट होना। लेकिन अगर ये BMI 30 से ऊपर चला जाता है तो वो डेफिनेशन आ जाती है, वो कैटेगरी या रेंज ओबेसिटी में। तो 30 से ऊपर होने के बाद ओबेसिटी है, लेकिन ये जैसे जैसे फर्दर बढ़ता है तो ओबेसिटी की ग्रेडिंग बढ़ने से अगर 35 से ऊपर है तो हम लोग इसको बोलते हैं सीवियर ओबेसिटी। सीवियर ओबेसिटी। और अगर ये और बढ़ जाता है तो आगे जाके इसको मॉर्बिड ओबेसिटी भी टर्म यूज किया जा सकता है। राइट राइट। सो हम ये देख रहे हैं कि पूरे दुनिया में और हमारे देश में भी ये ओबेसिटी का एक तरह से आप बोलो कि प्रमाण बढ़ता जा रहा है। तो कैन यू टेल अस लिटिल बिट अबाउट कि दुनिया में और हमारे देश में इसका क्या प्रोपोर्शन आज हो रहा है? देखिए, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जो वेल डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जैसे यूरोप के, USA, ऑस्ट्रेलिया एंड ऑल, वहाँ पे डेफिनेटली ओबेसिटी का इंसिडेंस काफ़ी हाई है और अवेयरनेस काफ़ी बढ़ी है, लोग एफर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन अभी भी ओबेसिटी का इंसिडेंस ऑन एन एवरेज बढ़ रहा है। तो अडल्ट पॉपुलेशन में करंटली ये मान के चलते हैं कि इन ए कंट्री लाइक USA एटलीस्ट 30-35% लोग जो है ओबीस हैं एंड समवेयर अगर अगले 15-20 साल में देखें तो ये फिगर 50% तक जा सकती है। सिमिलरली इंडिया में अगर हम ओवरवेट और ओबेसिटी कंबाइन करके देखते हैं तो एडल्ट्स में अभी भी ये फिगर 30-35% है। बट एक स्टडी में एस्टिमेट किया गया है कि बाय द ईयर 2050 इंडिया में भी 35-40% लोग ओबीस कैटेगरी में हो जाएंगे। ओह माय गॉड। सो दैट्स ए ह्यूज फिगर। 20-25 साल में हमारे देश में भी ये ओबेसिटी का प्रमाण बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। मतलब रफली 40 से 50 करोड़ लोग जो इंडिया में मेन एंड वुमेन मिला के 2050 तक ओबीस होंगे। आई थिंक दैट इज अ वेरी अलार्मिंग फिगर, आई वुड से। सो ये जो ओवरवेट होना या ओबेसिटी
ये हमारे हेल्थ से कैसे इम्पैक्ट करता है? आई थिंक ये ओवरवेट होने के, ओबीस होने के बहुत सारे हेल्थ हार्म्स या नुकसान हैं, जिसमें से लोगों को कुछ तो पता होंगे। सबसे पहली चीज़ तो है ओबीस लोगों में मोटापे के साथ डायबिटीज़ का रिस्क बहुत बढ़ जाता है, और इंडिया हम लोग आजकल बोलते हैं इट इज़ द डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड में डायबिटीज़ का सबसे हैवी बर्डन इंडिया में है। फिर इसके बाद ओबीस लोगों में डेफिनेटली बिकॉज वेट से मसल्स पे, बोन्स पे जोर पड़ता है, तो जो बोनी प्रॉब्लम्स हैं, जॉइंट के प्रॉब्लम्स हैं, ये डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा होते हैं। सेम वे हाई ब्लड प्रेशर के साथ, और दूसरा एक ओबीस लोगों में जनरली ये है कि एक्सरसाइज का लेवल भी कम होता है, तो दोनों मिला के हार्ट डिजीज़ का इंसिडेंस भी काफ़ी सिग्निफिकेंट है। और हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़ के साथ प्रॉब्लम्स लाइक स्ट्रोक एंड ऑल ये भी कॉमन हो सकते हैं। और इसके अलावा डेफिनेटली जो दूसरी मेजर चीज़ है उसकी हम लोग बात करें तो वो है कैंसर। सो जैसे सर ने कहा कि सारे ये हेल्थ रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है, हार्ट प्रॉब्लम, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, इसके साथ साथ कैंसर का भी रिस्क ओबेसिटी से जुड़ा हुआ है। सो आई थिंक लेट अस टॉक मोर अबाउट दैट। ये जो कैंसर का रिस्क होता है, ये कैसे ओबेसिटी और कैंसर का रिस्क एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, या इन अदर वर्ड्स इफ आई हैव टू आस्क कि इसका क्या मैकेनिज्म है कैंसर से? देखिए, ओबीस लोगों में पहली चीज़ तो होती है कि जनरली एक कैलोरी इनटेक थोड़ा हाई होता है। तो जनरली ये देखा गया कि जब भी हम कैलोरीज कंज्यूम करते हैं तो बॉडी में हमारे एक तो इंसुलिन रिलीज होता है, और दूसरे कुछ और ग्रोथ फैक्टर्स हम लोग बोलते हैं, जैसे इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर है। तो ये ग्रोथ फैक्टर्स हैं, और ये ग्रोथ फैक्टर्स ऐसे हैं जो बॉडी में सेल्स को ग्रो और मल्टीप्लाई करने के लिए पुश करते हैं। ओके, एक फैक्टर ये है। दूसरा फैक्टर है कि जैसे जैसे लोग ओबीस होते जाते हैं उनकी बॉडी के जो सेल्स हैं, क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस एक आने लगता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस, राइट। और इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ इंसुलिन और ग्रोथ फैक्टर्स का प्रोडक्शन नॉर्मल से हायर लेवल पे भी होने लगता है। एक और प्रॉब्लम जो ओबीस लोगों में है जिसे हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेमेशन यानी टिश्यूज में एक एबनॉर्मल सूजन का आना। तो एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जो है ओबीस लोगों में एक है, और ये फैट में भी होती है और बाकी बॉडी पार्ट्स में है। और इसकी वजह से जो इन्फ्लेमेटरी फैक्टर्स हैं, तो इन्फ्लेमेटरी फैक्टर्स की वजह से डेफिनेटली इन्फ्लेमेशन कैंसर में भी एक रिस्क फैक्टर है, जो हार्ट डिजीज में भी होता है, कैंसर में भी होता है। सेम वे फैट जितना एक्सेस होता है, फैट से हमारे बॉडी के कुछ हार्मोन्स हैं, वो अफेक्ट होते हैं। आई थिंक इसके बारे में आप थोड़ा शायद ज्यादा बोल सकेंगे, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर में ये चीज जो है विमेन्स कैंसर में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फैट और ओबेसिटी में क्या रिलेशन है? आई वुड सजेस्ट इफ यू सो यस डेफिनेटली, क्योंकि स्पेशली ओवरवेट होना इन द पोस्ट मेनोपॉजल एज ग्रुप, ये जो हमारे पेरिफेरल जो फैट होता है उसके अंदर एक ऐसा एंजाइम होता है जो फैट के अंदर होने वाला जो टेस्टोस्टेरोन है उसको ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट करता है। सो एज अ रिजल्ट शरीर में जो महिलाएं ओबीज होती है या ओवरवेट होती है, उनमें इवन मेनोपॉज के बाद भी ईस्ट्रोजन का प्रमाण बढ़ाने का काम ये फैट सेल्स करते हैं। एंड वी ऑल नो दैट ईस्ट्रोजन इज द ड्राइविंग फैक्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। सिमिलर इज द केस फॉर डेवलपमेंट ऑफ एंडोमेट्रियल कैंसर, यानी यूट्रस के जो अंदर की लाइनिंग का कैंसर होता है उसकी रिस्क भी मोटापे से बढ़ती है। और उसका जो एक्सप्लेनेशन है ये सिमिलर है, यानी मेनोपॉज के बाद भी शरीर में ईस्ट्रोजन का प्रोडक्शन होना ये फैट सेल्स में होता है, एंड एज अ रिजल्ट जो महिलाएं ओवरवेट होती है उनको ब्रेस्ट कैंसर, ओवरी का कैंसर और एंडोमेट्रियम का कैंसर यानी यूट्रस के बॉडी का कैंसर होने का रिस्क ज्यादा होता है। सो सर, इसके साथ साथ हमने ये कैंसर्स तो देखे, और कौन से कैंसर्स होते हैं जिनका रिस्क आपके मोटापे से रिलेटेड होता है? डॉक्टर वैशाली, पहली चीज तो मैं ये हाईलाइट करना चाहूंगा कि जो ओबेसिटी से टोटल कैंसर के रिस्क पे क्या इफेक्ट पड़ता है। सो ये गेस किया गया है कि रफली ओबेसिटी के साथ, जैसे यूएस में डेटा काफी अवेलेबल है, तो रफली 20% जो है इंक्रीज इन टोटल कैंसर बर्डन, वो ओबेसिटी से लिंक्ड है। एंड जनरली इनफैक्ट
देयर इज नाउ ए सेइंग दैट जहाँ पे जैसे यूएस में टोबैको का कंजम्पशन ग्रेजुअली कम हो रहा है, सो ओबेसिटी इज बिकमिंग द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर फॉर कैंसर डेवलपमेंट। अभी इंडिया और डेवलप्ड कंट्रीज में टोबैको कंजम्पशन अभी बढ़ रहा है, सो ओबेसिटी इज स्टिल बिहाइंड, बट आई थिंक इन फ्यूचर यहाँ भी ऐसा हो सकता है कि टोबैको में कम डाउन एंड ओबेसिटी में बिकम द नंबर 1 रिस्क फैक्टर। दैट इज वन। नाउ अगर हम बात करते हैं तो ये काफ़ी रिसर्च के बाद WHO ने एंड IARC है एक इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर रिसर्च इन कैंसर, तो देयर इज अ लिस्ट, 13 कैंसर्स की लिस्ट है जिनका जो रिस्क है वो ओबीस लोगों में बढ़ जाता है। अब ये जो 13 कैंसर्स हैं इसमें से कुछ कैंसर्स तो हैं जो विमेन स्पेसिफिक हैं, जैसे आपने हाईलाइट किया ब्रेस्ट कैंसर है, एंडोमेट्रियल कैंसर है, ओवेरियन कैंसर है। कुछ कैंसर्स हैं जो हमारे इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से रिलेटेड हैं, उसमें ईसोफेगस या फूड पाइप का कैंसर है, स्टमक का कैंसर है, पैनक्रियास का कैंसर है, लिवर का कैंसर है, गॉल ब्लैडर का कैंसर है। तो 5-6 कैंसर्स ये हो गए जो जीआई ट्रैक्ट से रिलेटेड है। फिर इसके बाद किडनी के कैंसर का रिस्क भी लोगों में हायर है, एक मेनिंजियोमा का रिस्क होता है, एक मल्टीपल माइलोमा का रिस्क होता है। तो ये सारे 13 कैंसर्स हैं जिनका रिस्क ओबेसिटी में बढ़ जाता है। अब इसमें से जो सबसे मेजर इम्पैक्ट है, आई थिंक जो चीज़ आपने हाईलाइट की थी वो एक एंडोमेट्रियल कैंसर है, जिसका रिस्क ये देखा गया है कि कंपेयर टू पीपल जो लोग ओबीस नहीं हैं उनके कंपैरिजन में 6 से 7 गुना 600 और 700% हम लोग 600% इंक्रीज कह सकते हैं, या 6 से 7 गुना बढ़ जाता है। और बिग फिगर है। दूसरा जो एक कैंसर जिसमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है वो है ईसोफेगस का कैंसर या फूड पाइप का कैंसर, उसमें 2 से 3 गुना तक ये रिस्क बढ़ जाती है। और बाकी कैंसर्स में ये रिस्क परसेंटेजेस में है, कहीं पे 30%, कहीं पे 40%, कहीं पे 50%, कहीं पे 70%, सो 1.5 से 2 गुना तक ये रिस्क बाकी कैंसर्स में इफेक्ट आता है। तो हमने देखा कि कई कैंसर्स ऐसे हैं जो ओबेसिटी से रिलेटेड है। अब ये रिस्क तो हमने देखी, बट इसका ओबेसिटी का क्या कैंसर के इलाज में भी कोई इम्पैक्ट पड़ता है? ये सही बात है, ओबेसिटी कैंसर कॉज भी करती है और कैंसर के मरीजों में जो और आउटकम्स हैं उनको भी अफेक्ट करती है। सो पहली चीज तो हम बोलेंगे क्या कैंसर ट्रीटमेंट में कोई प्रॉब्लम्स होते हैं? तो डेफिनेटली जब पेशेंट्स ओबीस होते हैं, सिग्निफिकेंटली ओबीस होते हैं, तो उसमें सर्जरी की कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं। हम लोग देखते हैं कि पेशेंट्स में वुंड इन्फेक्शंस की रिस्क हायर होती है, पेशेंट्स में डीप वेन थ्रोम्बोसिस, पल्मोनरी एम्बोलिज्म की रिस्क हायर होती है। सेम वे एनेस्थीसिया रिलेटेड रिस्क ऐसे पेशेंट्स में हायर हो सकती हैं। तो ओवरऑल जो ट्रीटमेंट रिस्क है, जैसे सर्जिकल रिस्क है, सेम वे रेडिएशन के साइड इफेक्ट्स ओबीस पेशेंट्स में ज़्यादा हो जाते हैं। कीमोथेरेपी में ड्रग्स की डोजिंग डेफिनेटली ओबीस पेशेंट्स में इट मे नॉट मैच एग्जैक्टली एज रिक्वायर्ड। फिर ओवरऑल ये भी देखा गया है कि जो ओबीस पेशेंट्स हैं उनके जो कैंसर ट्रीटमेंट का जो बेनिफिट है वो कम होता है, तो डिजीज वापस आने का रिस्क हायर हो जाता है। और जो सर्वाइवल हम लोग बोलते हैं, लॉन्ग टर्म सर्वाइवल, वो भी ओबीस पेशेंट्स में नॉन ओबीस पेशेंट्स के कंपैरिजन में कम होता है। तो ओबेसिटी एक तरह से बहुत तरह से मरीज को नुकसान पहुंचा रही है, स्टार्टिंग विद इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ कैंसर। एंड मोर ओवर ब्रेस्ट कैंसर और एंडोमेट्रियल कैंसर्स, ऐसे कैंसर्स में तो ये भी एक एस्टैब्लिश फैक्ट है कि जो महिलाएं जिनका वजन ज़्यादा होता है या ट्रीटमेंट के बाद जो वेट एक्सेस गेन करती है, उनमें कैंसर के रिकरेंस की रिस्क भी ज़्यादा होती है। That's interesting. सो अब ये हमने देखा कि रिस्क बढ़ाना प्लस ट्रीटमेंट में भी उसका ओबेसिटी का इम्पैक्ट इन अ नेगेटिव वे बहुत होता है। तो अगर कोई वजन कम करना चाहता है तो क्या ये रिस्क कम हो सकती है? हाँ, डेफिनेटली ये चीज़ भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि कई बार
हमने देखा है कि कैंसर में क्योंकि जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं उनका असर बहुत लंबे पीरियड में होता है, तो क्या ये कैंसर का रिस्क हम वापस रिड्यूस कर सकते हैं क्या? तो ये चीज़ जैसे टोबैको में भी देखी गई है कि टोबैको कंजम्पशन कम होने के या रोकने के बाद रिस्क रिड्यूस होती है। तो सेम वे ओबेसिटी में भी स्टडीज़ में ये देखा गया है कि अगर हम ओबेसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं तो ये रिस्क कम हो सकती है। अब ओबेसिटी का कंट्रोल या वेट कम करने के कई तरीके हैं, उसमें हमारी डाइट है, एक्सरसाइज है, और फिर उसके बाद कुछ मेडिकल इंटरवेंशंस हैं जिसमें आजकल एक तो बेरियाट्रिक सर्जरी जो हम लोग बोलते हैं, सर्जरी फॉर ओबेसिटी, एंड उसमें जो खास तौर से लोग जो मॉर्बिडली ओबीस होते हैं उनके लिए रिकमेंडेड है। बट करंटली इसका रोल एक्चुअली मेटाबॉलिक सिंड्रोम के ट्रीटमेंट में भी है, जहाँ पे डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट इसमें जो है अफेक्ट होता है। सेम वे कैंसर की रिस्क भी अफेक्ट हो सकती है। सेम वे देर आर सम ड्रग्स नाउअडेज विच आर अवेलेबल फॉर वेट लॉस, एंड जो वेट लॉस अगर इफेक्टिव होता है तो कैंसर का रिस्क उसमें रिड्यूस हो सकता है। बट ये टॉपिक है जिसपे देयर इज लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी अबाउट द यूज ऑफ ड्रग्स फॉर वेट लॉस, सो वी डेफिनेटली नीड टू सी हाउ दिस फील्ड इवॉल्व्स। राइट। सो हमने अभी देखा कि मोटापा या ओबेसिटी कैंसर के रिस्क को कैसे बढ़ाती है और उसके ट्रीटमेंट में भी कैसा बुरा असर कर सकती है, ये तो हमने देखा। सो सर, बिफोर वी क्लोज दिस डिस्कशन, हमारे कैंसर के पेशेंट्स को क्या आप एक मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं मैसेज खाली कैंसर के पेशेंट्स के लिए नहीं रिस्ट्रिक्ट करना चाहूँगा, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि हमारा काम सिर्फ कैंसर को मैनेज करना नहीं है, हमारा काम है पूरी सोसाइटी को कैंसर के मैनेज से बचाना। तो ये मेरा मैसेज हर इंसान के लिए है, हर हिंदुस्तानी के लिए है, दुनिया के हर व्यक्ति के लिए है कि ओबेसिटी को प्लीज़ इग्नोर ना करें। एक तो ये है कि डे 1 से अपने आप में हेल्दी हैबिट्स डालें, डाइट डिसिप्लिन के साथ फूड लें, जंक फूड अवॉइड करें, एक्सेसिव ईटिंग आउट अवॉइड करें, एक्सरसाइज रेगुलर करें। एंड यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है ये रियलाइज़ करना कि वेट बढ़ता थोड़ा करके, और हम शायद उस टाइम उसको इग्नोर कर जाते हैं, लेकिन जब एक बार एक सिग्निफिकेंट लेवल पे पहुंच जाता है तो एक विशियस साइकिल भी होती है, क्योंकि एक्सरसाइज करना मुश्किल हो जाता है वेट बढ़ने के बाद, और वेट कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। तो प्लीज़ इसको पहले से ही रोकने की कोशिश करें। लेकिन अगर आप अपना बॉडी मास इंडेक्स जरूर चेक करें, अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स अनहेल्दी है, एबनॉर्मल है, तो टेक इमीडिएट एक्शन कि उसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। और आई थिंक सेम मैसेज अप्लाइज टू कैंसर पेशेंट्स, क्योंकि कैंसर हो गया है, लेकिन जो कैंसर की आगे की आउटकम्स हैं वो भी अगर आप वेट कंट्रोल करेंगे तो काफ़ी इम्प्रूव किए करेंगे। तो इसलिए, क्योंकि हमने ये एक चीज़ और देखी है, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स होते हैं जिनका ना ट्रीटमेंट में वेट बढ़ जाता है। मे बी मैनी रीजंस। वन, इसके फैमिली के लोग थोड़ा कंसर्न हो जाते हैं, उनकी डाइट पे, कीमोथेरेपी है, उन चीज़ों के दौरान काफ़ी फोकस होता है, कई बार कीमो में स्टीरॉइड्स भी दिए जाते हैं। बट सो वहाँ पे केयरफुल होना बहुत ज़रूरी है कि आपका वेट ना बढ़े। राइट। सो हमने देखा कि ओबेसिटी ये एक बीमारी की तरफ एक पैंडेमिक जैसा हो रहा है, और आज हम ये भी देखते हैं कि इवन छोटे छोटे बच्चे भी ओबीज और ओवरवेट देखे जा रहे हैं। सो ओबेसिटी और कैंसर के रिस्क के बारे में आज हमने डिस्कस किया। ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस के लिए आप हमारे एंड्रोमेडा कैंसर हॉस्पिटल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हम वहाँ पे कैंसर से रिलेटेड सही इंफॉर्मेशन देने की आपको कोशिश करेंगे। डॉक्टर गोयल, थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी टुडे। थैंक यू। नमस्कार।